हेलो फ्रेंड्स, आई एम संदीप सुमन एंड यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संदीप नॉलेज एफएएस। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या आएगा या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम्स है, क्या क्या हर्डल्स हैं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को आने में, या फिर कौन कौन सी कम्युनिटी ऐसी है जो इस पर अपोज कर रहे हैं कि हम इस लॉ को नहीं मानेंगे, या फिर मैं ये कहूँ हमारे जो ट्राइबल्स हैं जिसको जनजाति हम बोलते हैं, कई नॉर्थ ईस्ट में जो है जिसको हम पूर्वोत्तर क्षेत्र हम बोलते हैं, वो भी कुछ अपोज कर रहे हैं। ट्राइबल एरिया है, उनके भी कुछ रिचुअल्स है, कुछ रिवाज है, शादी के कुछ रिवाज हैं, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टीज़ के बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं, वो भी अपोज कर रहे हैं। इनसे बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले इस यूसीसी का कुछ हम सफ़र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि यूसीसी स्टार्ट कहाँ से हुआ, कहाँ से ये चीज़ें डिमांड आई कि यूसीसी हमारे कंट्री में होना चाहिए। आपके मन में कई ऐसे डाउट्स भी होंगे कि क्या इस देश का जब विभाजन हुआ था 1947 में, तो धर्म के बेसिस पे हुआ था कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदुस्तान में रहिए और पाकिस्तान मतलब मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान। लेकिन बाद में यह डिक्लेयर हुआ कि जो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो हिंदुस्तान में रहें, जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो पाकिस्तान में रहें। फाइनली जब ये सब कुछ होने के बाद भी हमारे जो राजनयिक हैं उनमें से ने गलती स्टार्टिंग टाइम में किया, ऑब्वियसली बात है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे क्या गलती किया उन्होंने। उसके बाद गलतियां के बाद भी बीच में कुछ करेक्शन करने की उन्होंने कुछ सोची नहीं, राजनीतिक इच्छा शक्तियां कुछ इतनी प्रबल हो नहीं पाया, या फिर हमारे देश में कई ऐसे कानून भी हैं जो हमारे समाज के लिए या हमारे राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा है, बट यह होने वाला है, वो उसके लिए आना भी चाहिए, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण या तो फिर वोट बैंक की राजनीति के कारण। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो कि नहीं आ पाते हैं। लेकिन फाइनली मैं अब डिस्कस करूंगा उस केस के बारे में, दो केस, जो कि एक था सायरा बानो केस और दूसरा था सरला मुदगल केस। सायरा बानो को पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जहाँ से यूसीसी का सफ़र स्टार्ट होता है, जहाँ से डिमांडिंग स्टार्ट होता है कि भारत एक देश है जहाँ आर्टिकल 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहता है, कोई इसके बारे में नहीं सोचता, यह एक मृत पत्र बनकर संविधान में रह गया है। आइए हम इसी पे डिस्कस करते हैं। पहला केस हम लेके चलते हैं सायरा बानो। सायरा बानो केस क्या था? ये 1975 की बात है, जब एक सायरा बानो और मोहम्मद अहमद उसके पति थे। 63 ईयर्स के एज में उसको डाइवोर्स दे देते हैं, तलाक देते, तलाक सायरा बानो को उसके पति ने। उसके बाद लेकिन उसके साथ साथ ही उसको कोई गुजारा भत्ता नहीं देते, जिसको एलिमनी इंग्लिश में हम बोलते हैं, वो भी नहीं दिया गया। उसके बाद उसे बच्चे के साथ में उसको घर से बाहर कर दिया गया। जब उसको घर से बाहर कर दिया, कोई एलिमनी नहीं दिया गया, उसके बाद ये सायरा बानो पहुंचती है लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लोअर कोर्ट ने उसको मामूली सा एक बता दिया, लगभग 170 रुपये के आसपास में पर महीने के हिसाब से। लेकिन आप सोच कर देखिए, एक महीने में 170 या 69 रुपये के आसपास में ऐसा ही कुछ मनी था। आप सोच कर समझ सकते हैं, एक इंसान को अगर हेल्दी डाइट चाहिए, न्यूट्रिशनल डाइट चाहिए, जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, तो एटलीस्ट आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो 1 से 150 रुपये तो मिनिमम मैं मान के चलता हूँ। नॉर्मल अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं ना, तो 100 से 150 रुपया तो नॉर्मली आपका एक दिन का खर्च होता है। उस वक्त की भी अगर हम बात करें, एक महीने में कम से कम 1500 से 2000 तो एटलीस्ट इतना तो खर्च होना ही था। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए भी कोर्ट पता नहीं क्या था, डिसीजन ये आया। उसके बाद इससे संतुष्ट ना होकर उसने नहीं मानी, वापस ये हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तीन पक्ष में ये केस जाता है। एक यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा अदर्स में सायरा बानो और उसके पति। ये तीन केस में आता है और फाइनली 1985 में ये वर्डिक्ट आता है कि सायरा बानो के पक्ष में जाता है केस। यानी सायरा बानो जीतने के बाद भी इस केस को कैसे हार जाती है, उसने यह कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग यह माना गया है कि किसी भी महिला को अगर तलाक होता है तो उसको 3 महीने तक ही सिर्फ एलिमनी दिया जाएगा। इट मीन्स 3 महीने का मतलब वो है कि आपने सुना होगा पीरियड्स का, जो महिलाओं को पीरियड्स का टाइम होता है हर महीने होता है, और वो 3 पीरियड तक ही दिया जाएगा। मतलब पहले महीने आया, दूसरे महीने आया और तीसरे महीने 3 पीरियड होने के बाद उसके बाद फिर यानी 3 महीना, मान लो कि 90 दिन के लिए ही उसको एलिमनी दिया जाता है, गुजारा भत्ता दिया जाता है। उसके बाद उसका बंद कर दिया जाता है तलाक के बाद। तो आप सोच सकते हैं 75, उस वक्त वो 73 साल ईयर्स की हो गई थी जब वो 85 में ये वर्डिक्ट आया। अब सोचो एक बूढ़ी औरत कहाँ जाएगी, वो उसको ना तो गुजारा भत्ता मिल रहा है, उसका बच्चे है जो भी है। लेकिन ये एक तरह से देखो तो अन्याय था। सायरा बानो इस केस को जीतने के बाद भी हार जाती है। गवर्नमेंट कोर्ट ने उसको कुछ 10,000 रुपये के आसपास में प्रोवाइड करवाते हैं कि लो आप 10,000 रुपये से गुजारा भत्ता करो, क्योंकि गवर्नमेंट कोर्ट के पास भी एक मजबूरी थी, और मजबूरी थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड।
जिसके कानून में ये लिखा हुआ है कि 3 महीने तक ही उजरा भत्ता दिया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उसको भत्ता दिया, उसके बाद वो वहाँ से चली गई। इट मीन्स वो केस खत्म हो गया। तब यहाँ पे एक केस आता है जो कि आज हमारे पास DY चंद्रचूड़, हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके फादर थे। उस वक्त जब ये वर्डिक्ट आया था जिन्होंने दिया था, और उसने एक बात बड़ा ही अफसोस के साथ कहा कि ये अफसोस की बात है कि संविधान में एक आर्टिकल 44 है जो कि मृत पत्र बनकर रह गया, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि राजनीतिक विधायिका के पास में बहुत शक्तियाँ हैं, उस शक्तियों का प्रयोग करके एक ऐसा कानून बनाया जा सकता है जिससे पूरे भारत में एक जैसा कानून लागू हो। ऑलरेडी पहले से 80% का मतलब एक लॉ आया था 1955 में, हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट आया था, जिसके थ्रू यह डिसाइड 80% लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ला दिया गया था। बाकी जो 80% के बाद जो बच गया 20%, इनके लिए ये चीज़ें जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बेसिकली किस किस चीज़ों पे डील करते हैं, एक मैरिज पे करते हैं, एक प्रॉपर्टीज़ पे करते हैं, ठीक है। मैरिज प्रॉपर्टी मतलब शादी में मैरिज, शादी की मैरिज से रिलेटेड में अगर किसी को तलाक होता है तो उसका क्या नियम कानून होगा। शादी में किसको कितना पैसा दिया गया, कितना जेवर दिया गया, सोफ़ा दिया गया, वगैरह वगैरह चीज़ें जो होता है वो सारी चीज़ें इसमें। और प्रॉपर्टी मतलब ज़मीन विवाद जो होते हैं मुस्लिमों में, वो यहाँ वक्फ बोर्ड एक है, वक्फ बोर्ड, वो भी इसके अंदर आता है। वक्फ बोर्ड भी एक है जो ज़मीन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसके बाद एक बड़ा ही दिलचस्प बात है कि उस एक कोई वकील पास में खड़े थे जस्टिस के साहब के पास में, और उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, साहब ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन इस इच्छा शक्तियों को दिखा कौन सकता है, साहस कौन कर सकता है। विधायक के पास पावर तो बहुत है, पर इसका साहस कौन करेगा ऐसा करने का। अब इसलिए सी बात है, वोट बैंकिंग बहुत बड़ी राजनीतिक होती है हमारे देश में, चाहे वो कुछ भी आप आम पब्लिक के लिए कुछ भी खत्म हो जाए फिर भी मतलब नहीं बनता। तो ऐसे ही था जो भी था, राइट ना। दूसरा केस अब मैं लेके चलता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनिएगा। वो था सरला मुद्गल का केस, ठीक है। कौन? सरला मुद्गल। उसके हस्बैंड कौन है? प्रदीप। प्रदीप भाई साहब, मैंने यहाँ पे एक बड़ा ही बनाया हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। फादर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। इसके 2 बेटे हुए, एक मुस्लिम हुए ए और दूसरा बी हिंदू हुआ। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही मजा आएगा। पहला देखो, बी भाई साहब थे वो हिंदू हो गए, दूसरा था ए जो था वो मुसलमान हो गए। इसने शादी कर लिया, एक वाइफ किसी से शादी कर रहा है, उसका क्या नाम था? सरला मुद्गल था, ठीक है। ए ने भी शादी किया, किसी से शादी कर लिया, कहा, लेकिन ए के पास ऑप्शन कितने हैं? 4 मुसलमान था, 4 ऑप्शन था। इस भाई साहब को, प्रदीप भाई साहब को ऐसा लगा कि भाई ना, मेरे को शादी और करनी है, एक और करनी है। तो पता चला, पापा से पूछा, पापा ऐसी ऐसी बातें हम शादी कर सकते हैं क्या? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, उसने कहा नहीं भाई, हिंदू मैरिज के एक्ट के अकॉर्डिंग जब तक एक पति अपनी पत्नी को और पत्नी अपने पति को म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं दे देते, या फिर कोर्ट के द्वारा ये डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता कि आप दोनों एक दूसरे को डाइवोर्स दे चुके हैं, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तब यहाँ पे इसने कहा, देखो ये वाइफ तो मेरे पास है, मैं तो डाइवोर्स दूंगा, लेकिन ये देगी नहीं मेरी पत्नी, तो कैसे फिर दूसरी शादी करूंगा? तो यहाँ पे एक बात है, इसने इसकी तरफ देखा, एक की तरफ का, भाईजान कुछ उपाय है? इसने कहा, हाँ भाई उपाय तो है। ये थोड़ा खुरापाती दिमाग के, प्रदीप भाई साहब क्या है, खुरापाती दिमाग के थोड़े से हैं, है ना। इसने सोच लिया, कहा ये बीवी भी रखूंगा मैं, मतलब पहली वाली भी रखूंगा, दूसरी भी रखूंगा, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग तो मैं कर नहीं सकता। तो कहा, इसने कहा ऐसा कर, तो आजा मेरे में, ठीक है। इस भाई साहब ने इसको बुला लिया, मतलब इसने कहा मैं पहले मुस्लिम बन जाता हूँ, मुस्लिम बनने के बाद फिर शादी कर लूंगा, क्योंकि यहाँ 4 रखने की बात है। भाई साहब कहा, तूने मौज ले रहा है 4 शादियां करके, मेरे को भी करनी है। कहा आजा। इसने मुस्लिम धर्म परिवर्तन, किसने? बी ने, मतलब प्रदीप ने मुस्लिम धर्म परिवर्तन कर लिया। उसके बाद तुरंत ही शादी कर लिया, क्योंकि पहले से सेटिंग सब कुछ था। शादी करने के बाद ये भाई साहब, इसको जब पता चलता है इसको वाइफ को मेरे पति मुस्लिम बन गए और शादी भी कर लिया इसने, ये पहुंच जाती है कहाँ पे? कोर्ट में। कोर्ट में पहुंचने के बाद में ये पता चलता है, प्रदीप भाई साहब ने गाया चौड़ा होकर सेना, भाई साहब क्या बात है? कहा, जज साहब ने, भाई तूने शादी कर लिया, एक बीवी, आपको इसको डिसॉल्व नहीं हुआ मामला, और तुमने शादी कैसे कर लिया? कहा, मैंने मुस्लिम धर्म अपना लिया, इसलिए मैं शादी कर सकता हूँ मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहती है कि आप 4 बेबियाँ रख सकते हो, शादी कर सकते हो। बाकी वो मैटर अलग है, मैं करूँगा कभी डिस्कस उस पर। 4 शादियाँ कर सकते हो, तो कर लिया। मैं इसको भी रख रहा हूँ, इसको भी रख रहा हूँ, इसमें क्या हर्ज है? कहा, भाई साहब ये आपकी वाइफ एग्री नहीं है ना दूसरी शादी करने, दूसरी शादी आप कर लो, एग्री तो है नहीं। फिर तो क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसने कहा, देख भाई तूने गलती किया है, सीआरपीसी 494 के अकॉर्डिंग आप एक्यूज्ड हो, आप दोषी हो, चाहे आप कोई भी हो, मुस्लिम को छोड़कर, मुस्लिम के अंदर ही इस तरह से कर सकते हैं, उसका भी कुछ सर्टेन प्रोविज़न है, लेकिन इसके अलावा कोई भी रिलीजन्स इस तरह से नहीं कर सकता। जब तक पहली पत्नी उसको पूरी तरह से तलाक दे दे और वो उसको पूरी तरह से तलाक ना दे दे, तब तक वो शादियां नहीं कर सकता। यहाँ पे आपने कर लिया गलती। और भाई साहब ये
प्रदीप भाई साहब सर पकड़ के बैठ गया कि मैंने गलती कर लिया, ये चीज़ें तो मुझे पहले से पता ही नहीं था। अच्छा, आप कहोगे क्या ये एक अकेला केस था, ऐसा क्या? नहीं, इससे कई बार और भी 5-6 केस हो चुका था। 1-2 क्रिश्चियन भी ऐसे थे जिन्होंने मुस्लिम में धर्म में परिवर्तन किया, फिर दूसरी शादियां करी, तो 1-2 क्रिश्चियन भी ऐसा हुआ। तो उसके बाद ये चीज़ें आया था कब? 1995 में, याद रखना 1995 में ये केस आया, 1995 में, 1995 में। उसके बाद भी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड डिस्कस हुआ कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, लेकिन मैंने फिर से कहा राजनीतिक इच्छा शक्तियाँ बहुत जरूरी होती है आने के लिए, कई चीज़ें उस पर निर्भर करता है। आज भी अगर यूसीसी की बात किया जा रहा है तो बहुत उसको अपोज झेलना पड़ रहा है, ठीक है, विरोध झेलना पड़ रहा है। नाउ कम टू दी पॉइंट, आई होप कि आपको 2 केस में समझा पाया, एक सायरा बानो और दूसरा सरला मुगदल वाले केस में, कि किस तरह से यूसीसी नहीं होने के कारण कोर्ट को कितना परेशानियां झेलनी पड़ती है और उस पर। अच्छा, कोई भी केस जब जाता है ना, 3 ही उसमें शामिल होते हैं, एक यूनियन गवर्नमेंट, इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, और तीसरी पक्ष जो होते हैं वो जो चाहे वो अदर्स मतलब जो केस फाइल किया है और उसके साथ जो भी मैटर है, राइट ना, 3 लोग ही वहाँ पे, तो चौथे का कोई वहाँ पे मतलब नहीं होता। अब मैं आता हूँ उस पक्ष पे, जब अब इंडिया में क्या दिक्कत है यूसीसी लागू करने में। देखो भाई, हमारे देश में ना बोल बच्चन वाली बातें बहुत ज़्यादा है। बोल बच्चन का मतलब कहोगे आप, क्या बोल दिया आपने? बोल बच्चन का मतलब है सामने वाले को अगर कह दो भाई तेरा कल ना घर खाली करवाएगा, वो पढ़ेगा नहीं कि लेटर में क्या लिखा हुआ है, घर खाली करने के लिए कहा या और भी कुछ बातें हैं, वो सीधा फैला देगा, तेरा भी घर खाली करेगा भाई, करवाएगा, पड़ोसी को इस तरह से पूरा भारत में फैल जाएगा, और वो पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, मैटर को समझने की कोशिश नहीं करेगा। इसी को कहते हैं बोल बच्चन, मतलब सुना इधर से, दूसरे को सुना, तीसरे को सुना और पूरा भारत में अफवाह फैल जाना। तो इस वजह से कई चीज़ें हम नहीं पढ़ते हैं, और यही चीज़ें हैं कि नहीं पढ़ने के कारण में बरगलाने में लोग आज बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं और बरगला देते हैं। उसके बाद देश में बवाल हो जाता है, उसके बाद पता चलता है कि ये कुछ था ही नहीं। जैसे कि एनआरसी वगैरह की बात हमने किया था, एनआरसी में था कुछ और लोगों को समझा कुछ और दिया गया कि होना क्या है नहीं होना। उसके बाद लोगों को पूछा जा रहा था भाई साहब एनआरसी क्या है, बोला मुझे पता ही नहीं है एनआरसी क्या था। इसी तरह से सिंपल सी बातें हैं कि कुछ नहीं मानना। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, कोई भी आप मेरे को सुनो, न्यूट्रल होकर सुनिए, मैंने जो भी बात बता रहा हूँ न्यूट्रल होकर, आप कभी भी दिल पे मना लें, दिमाग पे लें और सोचने की कोशिश करें कि क्या चीज़ें रियल है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, ये सारी चीज़ों को सोचें, उसके बाद अपना डिसीजन लें। अगर वो चीज़ें आपके लिए, मॉडर्न चेंज, दुनिया चेंज हो रही है, आप भी थोड़ा चेंज होने की कोशिश करो यार, राइट ना। ओके, अब चलता हूँ यूसीसी के ऊपर में। यूसीसी हमारे पास में एक चीजें, यही चीजें हैं कि यूसीसी अब आने में थोड़ी सी डिले होगी, डेफिनेटली बात है, क्योंकि कुछ ट्राइबल ग्रुप, जो कि मैं स्टार्टिंग में कहा, वो ये कह रहे हैं कि हम कई ऐसे ट्राइबल ग्रुप में शादी होने के बाद अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं, मतलब उसको अपनी ज़मीन में अधिकार नहीं देते। कई चीज़ें रिचुअल्स हैं कि बहुत कम उम्र में भी, अभी भी ट्राइबल एरिया में कई जगह ऐसा है जो कि जिसको आप बोलते हैं जनजाति, ऐसे एरिया में बहुत कम उम्र में शादी कर देते हैं बच्चों का। तो वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम आएगी, और कई ऐसे ग्रुप्स ने, ट्राइबल ग्रुप ने लेटर भी दिए हैं गवर्नमेंट को कि ये चीज़ें नहीं हो चाहिए, बट ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर में कितना वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। दूसरी पक्ष यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले कहा कि भारत जैसे आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे ये चीज़ें जरूरी था कि हमारे भारत में जैसे पाकिस्तान बन गया, इंडिया में जो रहो कि भैया वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, चाहे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जो भी हो, सबको एक कानून को पालन करना होगा। ये पहले से ही होना चाहिए था, पहली मिस्टेक हमारा वहाँ। उसके बाद चीज़ें करेक्शन नहीं हुआ, बाद में अपडेट नहीं हुआ, इट मीन्स दैट हम उस लॉ को नहीं ले पाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं ले पाए, राइट ना, ला पाए। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी एक बड़ी मिस्टेक हुई। उसके बाद ये चीज़ें डिले होती होती, किसी भी चीज़ का अगर इंसान को आदत लग गई ना, वो आदत को छुड़ाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे एडिक्ट होना, आप मान लो कि आप शराबी हो या फिर कोई गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, एकदम से कह दो उसको छोड़ने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए काल हो जाता है, तो धीरे धीरे वही छोड़ेगा। इसके लिए हम बनाए होते कोई भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह कुछ नहीं होगा, जो भी भारत में है सबके लिए हुआ। हाँ, आप धार्मिक आज़ादी अपना अलग रह के पूजा पाठ पद्धति, मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़िए वगैरह वगैरह चीज़ें कीजिए, लेकिन आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं जो कि एक हमारे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग, यानी कि 3 तलाक के बाद वो 4 शादियां करो वगैरह चीज़ें, बाकी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ये चीज़ें नहीं कर सकती। ये पहले से लाना चाहिए था, ये मिस्टेक पहले हुई। दूसरी बात, अब मैं उस आर्टिकल के ऊपर आता हूँ, जो आर्टिकल है जो क्या कहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना सही है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। कुछ लॉज हैं, आर्टिकल है फंडामेंटल राइट एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ लॉ। आपको 2 चीज़ें, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, 2 चीज़ें, अगर एक अवेयर सिटीजन है आपको ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है याद रखना। फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना एक इंडियन सिटीजन होने के नाते। अगर आप इन 2 चीज़ें भी याद नहीं रखते हैं तो आप ये समझिए कि आप अपना मूल अधिकार जो है वो चीज़ भी नहीं समझ पा रहे हैं, और कोई भी आपको बेवकूफ़ बनाकर चला जाएगा। तो समझते हैं उस 2 आर्टिकल को जिसके थ्रू यूनिफॉर्म सिविल कोड डिफाइन होता है कि हाँ, भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। कोई भी राज्य या फिर कोई पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकती है, उसके पास एक पावर है। अच्छा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, पहली बात तो आता है
फंडामेंटल राइट, ठीक है, FR उसको कहते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, ठीक है, ये ध्यान रखना। फंडामेंटल राइट में टोटल आर्टिकल हमारे पास में कितना है, 12 से 35 तक, राइट ना, 12 से 35 आर्टिकल है। इसमें से एक आर्टिकल है 14 और 15, ठीक है, 14 एंड 15, ये याद रखना। 14 एंड 15 आर्टिकल ये कहता है, देखो 15 आर्टिकल ये कहता है कि जेंडर, कास्ट या फिर रिलीजन, रेस, किसी के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किसके, कौन, ना तो कास्ट के बेसिस पे, ना तो जेंडर, ना तो रिलीजन, ना तो रेस, किसी के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फंडामेंटल राइट एक अधिकार देता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दूसरा आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ये कहता है कि भारत में जितने भी लोग हैं सबके लिए इक्वल लॉ बनेगा। क्या होगा, इक्वल लॉ होगा और सब पर इक्वली इनफोर्स होगा, विल बी इक्वली एनफोर्स, इक्वली इनफोर्स होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इट मीन्स आर्टिकल 14 और 15 ये कह रहा है चाहे आप किसी भी जाति धर्म समुदाय से बिलोंग करते हो, आपके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट मीन्स दिस एक बराबर लॉ होना चाहिए। अगर कोई लॉ बनता है तो सबके लिए बराबर होगा, किसी भी जाति धर्म समुदाय के आधार पर कोई भी आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 ये कहता है। अच्छा, फिर मैं आता हूँ किस DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। DPSP क्या कहता है, DPSP क्या है, नॉन जुडिसेबल है। मतलब कोर्ट में जाकर DPSP के अंदर कोई भी अगर लॉ बनता है, आप कोर्ट में जाकर इसको अपील नहीं कर सकते कि ये लॉ गलत बना या सही बना है, ठीक है। DPSP, इसी DPSP के अंदर में जो लॉ है 36 to 51, राइट। DPSP के अंदर एक लॉ है 44 आर्टिकल 44 ये कहता है कि किसी भी राज्य को या केंद्र को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के अधिकार है जो कि पूरे राज्य में इक्वली सब पर लागू होगा। किस इसका, UCC, यहीं पे बात आई है UCC का। तो इट मीन्स दैट अगर आप देखें इस तीनों आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो ये कह सुनिश्चित करता है कि भारत में एक लॉ होगा और वो लॉ सब पर लागू होगा। लेकिन इस चीज़ को भाई साहब मानते कौन है, बहुत कम लोग मानते हैं। एक पार्टिकुलर जो हमारे भाईजान सब हैं वो मानते ही नहीं है। वो कुछ लोग ऐसे भी हैं, मोस्टली लोग भाईजान की तरफ में, वो ये कहते हैं कि अपने हिसाब से, राइट ना, अपने मतलब की चीज़ें उठाते हैं और यही चीज़ें कहते हैं कि हमारे लिए ये अच्छा है, जो उसके मतलब की चीज़ें हैं उसको छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है कि क्या करना है, नहीं करना है। कोर्ट को डिसीजन लेना है क्या करना है, नहीं करना है। अभी कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है, सरकार के पास मामला पड़ा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। सरकार इस पर बहुत कुछ स्टडी करेगी, एनालिसिस करेगी, कमेटी बैठाएगी, बाकी चीज़ें करेगी। अभी थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, बट हाँ ये चीज़ें हैं कि आने वाला टाइम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगभग क्लियर है कि वो आएगा, लेकिन किस रूप में आएगा ये किसी को अभी तक नहीं पता है। आई होप आपको बहुत कुछ इस वीडियो से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर अगर न्यू हैं तो प्यार के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।